हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पहले दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिवीज़न हम लेके चलेंगे, इसको कहेंगे रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एंड जो सेकेंड डिवीज़न होगा हमारा वो बेस्ड होगा रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ओके। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में मुझे लिखना था रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि एग्जीक्यूटिव जो टर्म है इसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर ये क्या होता है। तो अगर आपको मालूम ना हो तो मैं इन शॉर्ट इन तीनों चीज़ों को बता सकती हूँ। एक मिनट, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ डिफरेंट पेन से कि तीन बॉडीज़ होती है जो हमारे गवर्नमेंट में फॉलो की जाती है। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मैं इन शॉर्ट ये बता रही, ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है आज का, तो इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ। लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी होता है। एंड जुडिशरी, तो ये तीन बॉडीज़ है हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो इन तीनों बॉडीज़ का सेपरेट वर्क होता है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है, वो उसका वर्क होता है कि टू मेक लॉज, वो लॉ बनाती है। टू मेक लॉ, वो लॉ क्रिएट, मतलब एक लॉ क्या होना चाहिए, सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए वो लॉज बनाती है। हर किसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के और सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक लॉ बनाने की जो प्रोसीड्योर होती है, लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर में ये लेजिस्लेटिव बॉडी कंबाइंडली, मतलब इसके अंदर जो भी पार्ट्स होंगे, इसके अंदर जितने इसके अंदर जो भी लोग होंगे, लेजिस्लेचर्स उसको कहते हैं। तो लेजिस्लेचर्स मिलकर एक लॉ पास करेंगे, मतलब लॉ बनाएंगे, वो हो गया टू मेक लॉ, वो काम होगा लेजिस्लेटिव बॉडी का। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी इट विल इम्प्लीमेंट लॉज, वो इम्प्लीमेंट करवाएगी लोगों के बीच में, वो लॉ को फॉलो करवाएगी कि ये लॉ है और आपको इसके लॉ को ध्यान में रखते हुए काम कैसे करना है। एंड जुडिशरी जो है वो उससे रिलेटेड एक्शन लेगी कि अगर उसके लॉ के हिसाब से काम किया गया है और किसी ने कोई कंप्लेन की है तो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में लॉ को ध्यान में रखते हुए कि लॉ जो था एक्चुअली में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया गया, उसका क्या डिसएडवांटेज हो गया, उसके क्या फ्लॉज हो गए, या फिर उससे लोगों को कैसे एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई गलत फ़ायदा उठा रहे, तो वो जो कंट्रोल करने का काम है, सज़ा देने की का काम है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट पास करने का जो काम है वो जुडिशरी करेगी। तो अमेंडमेंट वाली बात बाद में करेंगे हम लोग, पहले सिर्फ ये समझ लें कि लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाने का पावर रखती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी एंड जुडिशरी उससे रिलेटेड एक्शंस लेगी कि हमारा लॉ का क्या रूल था और उसके क्या फॉर्म में होना चाहिए, क्या उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ये तीनों बॉडीज़ इनके लिए काम करती है। तो हमने ये समझ लिया इन शॉर्ट कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होता है। तो अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले थे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंड दूसरा हो गया रिलेशन बिटवीन इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट कैसे इन दोनों के बेसिस पे काम करेगी वो हम आगे आज पढ़ेंगे। तो फिर से मैं ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ और ये वाला पार्ट को स्किप अगर कर दे, स्किप नहीं, मैं थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश करूँगी इसको अंदर। इसको अगर उठा के
मैं सॉरी इसको इधर कर, यहाँ अगर मैं कर दूँ, स्लो हो गया थोड़ा, ये रहने देती हूँ ना, एक बार और ट्राई करती हूँ। एक्चुअली मैंने ये यूज़ नहीं किया ज़्यादा, तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। इसको मैंने ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, अगर ठीक तो है। और 1 मिनट। तो नाउ वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हमने जो नेक्स्ट टाइप बनाया, उसमें फिर से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और यहाँ पे 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमें मिलेगी। सबसे पहला मिलेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा क्लासिफिकेशन होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन वाला फॉलो होता है तो है, लेकिन ना कि प्रेसिडेंशियल वाला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। ये आप ध्यान में रखें। फिर अगर हम बात करें कि रिलेशन इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कैसा है, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे इसको फर्दर, तो ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाएगा। और इनके जो 2 पार्ट्स होंगे उनके नाम होंगे, सबसे पहला हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा हो जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इस बेसिस में जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जो है हमारा जो गवर्नमेंट टाइप है वो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया फॉलोज फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने पढ़ लिया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट अगर हम लिख दें, तो प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्स में 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। आप स्ट्रक्चर समझो तो 2 एग्जीक्यूटिव होंगे, उसमें से पहला जो एग्जीक्यूटिव होगा, पहले लिख दो 2 एग्जीक्यूटिव कैसे होंगे। एक एग्जीक्यूटिव का नाम होगा नॉमिनल हेड, 1 executive will be nominal head and the second executive will be the real head, real head। तो जो नॉमिनल हेड होगा वो कौन होगा, वो होगा हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड, वो सिर्फ नाम का हेड होगा, बट एक्चुअल पावर जो होगी वो रियल हेड के पास होगी। और वो रियल हेड हमारा होगा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें। तो प्रेसिडेंट जो वर्ड आया है वो आया है लैटिन वर्ड से, और इसे लैटिन में हम कहते हैं डी ज़ूरे, डी ज़ूरे। ओके,
तो ये हो गया फ्रॉम लैटिन। और प्राइम मिनिस्टर को भी लैटिन में कहते हैं हम लोग, ये भी वहीं से आया है लैटिन से, और इसे हम लैटिन में कहते हैं डिफैक्टो। तो वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उसी तरह अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहला एक मेंबर होगा प्रेसिडेंट, दूसरा जो पावर होगा दूसरा जो होगा वो होगा ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इसमें जो हेड होगा वो तो प्रेसिडेंट ही होगा, और प्रेसिडेंट बनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है, और फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बनने के लिए भी इलेक्शन कराए जाते हैं। तो इसमें दोनों के लिए सेपरेट इलेक्शंस होते हैं। और ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम एक ब्रीफ में एक डिफरेंशिएशन देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों को फीचर्स वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको कंपेयर करके देखेंगे, तब याद रखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं। एक साइड में हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरी साइड में हम लिख देंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो अब हम इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम में क्या आता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ये हमने भी देखा था। इट हैज़ ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, एक रियल हेड और एक नॉमिनल हेड। उसके बाद इसमें क्या होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव, बस याद रखने के लिए लिख दे रही हूँ सिंगल एग्जीक्यूटिव। ओके, और इसमें प्रेसिडेंट जो होगा वो मेन हेड हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट मेन होता है, ऐसे मैंने समझने के लिए आपके लिए बस एक लिख दिया, प्रेसिडेंट इज द मेन पावर। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली। वो मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स got elected separately for fixed term. That is for 4 years. Okay. अब थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें जितने भी लोग होते हैं उन सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अगर कोई भी इशू होगा तो अगर कोई एक मेंबर ने कोई गलती करी तो उसकी वजह से सारे लेजिस्लेचर्स को या फिर सारे उस पर्टिकुलर बॉडी को रिज़ाइन देना पड़ेगा अगर उनके मेंबर से कोई मिस्टेक हुई तो, क्योंकि ये पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक फीचर्स में आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके,
कोई भी एक्ट में, किसी भी इशू में कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। प्रेसिडेंट ही तो हेड है, तो सब कुछ तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कोई भी मिलके यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद है नंबर 4th पॉइंट, दैट इट हैज़ दी सेम पॉलिटिकल पॉलिटिकल होमोजेनिटी यहाँ मेंटेन रहती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो कोई कंफर्मेशन नहीं, मे नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता क्या है एक्चुअली में? पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब होता है कि विद द सेम आइडियोलॉजी, अगर हम कोई पार्टी मिलकर कोई एक पार्टी है, वो कोई काम करवा रही है, तो पूरे पार्टी का एक मोटिव होगा, एक सेम आइडियोलॉजी पे पूरी पार्टी मिल के काम कर रही होगी, तो वो वर्ड बताता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी के बारे में। तो ये सब हो गया कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी और इधर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, वो होगा मेंबरशिप के बारे में। तो यहाँ पे डबल मेंबरशिप होती है, डबल मेंबरशिप, इसके बारे में भी आपको बताऊँगी डबल मेंबरशिप क्या होती है। तो एक साइड हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डबल मेंबरशिप, एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल मेंबरशिप होता है, सिंगल मेंबरशिप, सिंगल मेंबरशिप। उसी तरह हाँ, मुझे बताना था ना कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर कोई डबल मेंबरशिप है, यानी कि अगर कोई लेजिस्लेचर है, यानी जिसका काम है लॉ बनाना, तो उसका एक मेंबरशिप है कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, बट दे कैन ऑल्सो बी एन एग्जीक्यूटिव। सो ये एग्जाम्पल है कि लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी एन एग्जीक्यूटिव। सो इसी तरीके से हो गया ना डबल मेंबरशिप, दे कैन ऑल्सो बी अ एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव मेंबर can be an executive. ओके, ठीक है। अब एक पॉइंट है हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक पॉइंट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये जो गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लीड कौन कर सकता है, कौन लीड करता है? तो प्राइम मिनिस्टर। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर में लोग काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डोमिनेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। इसे मैं लिख दूँ, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस हम कहते हैं लोकसभा को, अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, ऐसे लिख देती हूँ मैं आपके समझने के लिए। तो जो लोकसभा में लोकसभा जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक्सप्लेन करके बताऊँ तो इन ईच 5 ईयर न्यू इलेक्शन इज़ हेल्ड। तो न्यू इलेक्शन में न्यू मेंबर्स बनेंगे, तो 5 साल में तो पूरा लोकसभा ख़त्म हो गया ना, और फिर से पूरा नया लोकसभा बन गया, तो डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। और यहाँ पे कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता है। इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो चलिए अब हम ध्यान से पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिवीज़न था। हमने अभी तक ये वाला पार्ट पढ़ लिया जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे बेस्ड था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी ये वाला पार्ट बाकी है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि डिवाइडेड है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो अभी हम फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम क्या होता है वो जानेंगे पहले। तो पहले मुझे टॉपिक लिखने दीजिए आप, फेडरल एंड
यूनिटरी सिस्टम, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले फेडरल जो वर्ड होता है वो क्या होता है। फेडरल वर्ड मीन्स ए ट्रीटी और एन एग्रीमेंट, यू कैन से ए ट्रीटी और एग्रीमेंट, ओके, इट इज़ एन अ ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो हम इसको कंपेयर करें अगर, तो एक हमारा मॉडल था यूएसए का, जिसको हम यूएसए मतलब अमेरिकन मॉडल कहते हैं, अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, ओके। और एक मॉडल है कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल। दो टाइप के मॉडल्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट इन दोनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों मॉडल्स के आधार पे हम समझा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। तो पहले मॉडल समझते हैं, फिर हम उसको बताएंगे डिटेल में। तो आइए देखते हैं। तो एक है अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल क्या कहता है, और दूसरी तरफ बात करेंगे हम कैनेडियन मॉडल की, वो क्या बात करता है, कैनेडियन मॉडल। तो बात ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल की तरह से मैंने बताया अगर कि आपके पास 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं, हाँ कंबाइंड है, 50 डिफरेंट स्टेट्स दैट आर कंबाइंड। पहले वो अलग अलग सेपरेट पावर में थे, वीक पावर्स में, लेकिन सेपरेट थे। बट ये स्मॉल स्मॉल डिफरेंट स्टेट्स कंबाइंड हो गए, जो कि एक्चुअली में 50 जो थे वो स्मॉल एंड वीक स्टेट्स थे, स्मॉल एंड वीक स्टेट्स, वीक स्टेट्स। अब आफ्टर कॉम्बिनेशन वो बन गए सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर बन गए। और जो पहले वीक थे और स्मॉल थे, अभी उनके पास ज़्यादा पावर हो गया, अगर वो यूनाइटेड हो गए तो वो कंबाइंड हो गए एक दूसरे के साथ। तो ये जो मॉडल डिसाइड हुआ था कि वो अलग अलग जॉइन होंगे, अलग अलग छोटे छोटे पावर मिलकर एक बड़ा पावर बनाएंगे, और फिर वो अपने बड़े पावर को यूज़ करके अपना वो गवर्नमेंट चलाएंगे। तो वो हो गया अमेरिकन मॉडल। इसमें इनके पास एक राइट होता था, ये तो हमने बता दिया कि कंडीशन क्या है, कि डिफरेंट स्मॉल पावर्स एंड वीक पावर्स unite and combine together to form a separate to form a central big power to emerge as an separate big power, ठीक है। लेकिन इनके पास एक राइट भी है कि ये जब चाहे वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, राइट टू सेपरेट है इनके पास, कि वो अभी तो उनके साथ है लेकिन जब मर्जी होगी तो वो अलग भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ आवर अमेरिकन मॉडल। बट कैनेडियन मॉडल में क्या होता है, कैनेडियन मॉडल में आप एक एग्जांपल की तरह देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि अभी भी इसमें भी यूनाइट होके आ रहा है, सारे छोटे छोटे प्रोविंस है, मतलब सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो मिल करके एक सेंट्रल पावर बना लिए। लेकिन इनके पास क्या है, सेंट्रल पावर, इसमें भी वही है, सेंट्रल पावर हैज़ ऑल द पावर, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना चाहिए, बेटर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनाइट होने के बाद जो गवर्नमेंट बन गया उसको कह रही हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्ग पावर, वो यूनाइट हो गया तो अभी वो स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पा रहा है अपने आप को, वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन जो यहाँ पे इनके पास था कि राइट टू सेपरेट, यहाँ पे अब इनके पास दे डोंट हैव एनी राइट टू सेपरेट, नो राइट टू सेपरेट। एक बार वो कंबाइंड हो गए तो अब वो उसी का पार्ट बन गए हमेशा के लिए। तो ये है कैनेडियन मॉडल, नो राइट टू सेपरेट। उसी तरह से थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में है बट इट कैन मेक ओन लॉज फॉर दिस स्टेट, मतलब कि अलग अलग स्टेट, मतलब मैं अगर स्टेट का मतलब आप एक पर्टिकुलर हिस्सा मान लीजिए कि कुछ लोग रहते एक स्टेट में, ए में, स्टेट को आप कंट्री की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री है, ऐसे करके कोई कंट्री है, ये सब मिल करके एक कंट्री बना दिए, मान लीजिए आप उसका नाम एक्स, ठीक है। अब जो एक्स के अंदर जो ए था, जो बी था, जो सी था, जो डी था,
वो ई था, एफ था, जी था, ये जो जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो मिलकर के एक बड़ा पावर बनाए हैं, तो वो जो पार्ट्स है उनको हमने कह दिया कि वो स्टेट है। तो वो जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के पास ये पावर है कि दे कैन मेक देयर ओन लॉज फॉर देयर ओन स्टेट, बट कैन मेक ओन लॉज फॉर द स्टेट, फॉर स्टेट, अपने स्टेट के लिए वो अपना कानून बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो इसका एग्जाम्पल इंडिया है, क्योंकि इंडिया हमारा कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है, इसलिए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कैनेडियन मॉडल एक्चुअली में क्या था। तो इंडिया भी हमारा एक पावरफुल सेंटर है जो कि बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट करते हुए बना हुआ है, पावरफुल सेंटर है। तो और इसमें भी स्टेट्स कैन हैव देयर ओन गवर्नमेंट, लेकिन वो हमेशा इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, वो हमेशा ही इंडिया का पार्ट रहेंगे। तो ये लाइन भी याद रखना है कि स्टेट्स कैन, इंडिया के बारे में बात करिए, स्टेट्स कैन हैव ओन गवर्नमेंट बट दे विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो हमेशा इंडिया का ही पार्ट रहेंगे। तो ये उनकी एक बाउंड्री डिसाइड हो गई कि दे आर इंडियंस, दे आर ए पार्ट ऑफ द इंडिया। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे थे कि सिस्टम के बारे में, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, यानी फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था फेडरल वाला वर्ड। फेडरल से हम आगे बढ़ के आए थे अमेरिकन एंड कैनेडियन मॉडल में, जो कि डिवाइडेड था 2 पार्ट में, अमेरिकन एंड कैनेडियन मॉडल। तो हमने अभी सिर्फ फेडरल वाला वर्ड देखा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंडियन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, नॉट अमेरिकन मॉडल, बिकॉज अमेरिकन के पास सेपरेट होने का राइट है, बट कैनेडियन मॉडल में सेपरेट नहीं हो सकते हैं। वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर ऑल टुगेदर, कैनेडियन मॉडल। ओके तो इसका मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल में भी लिखना होगा हमें कैनेडियन मॉडल। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया फेडरल के बारे में। अब हम यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ने से पहले डायरेक्ट उसको कंपेयर ही करा के आगे समझेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे पहले कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फीचर्स में मैं पहले वैसे ही कंपेयर करूँगी जैसे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर किया था। तो ये है फेडरल गवर्नमेंट और ये है यूनिटरी गवर्नमेंट, ओके। टू टायर गवर्नमेंट कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, टू टायर गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि ये डुअल गवर्नमेंट होता है। तो पहला पॉइंट ही यही है, डुअल गवर्नमेंट। क्योंकि बता रही हूँ, वेट, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय 2 गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंट्रल होता है और एक दूसरा होता है रीजनल, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, है कि नहीं। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, डुअल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो इसको दिल्ली में गवर्न किया जाएगा, तो दिल्ली हमारा सेंट्रल पावर हो गया। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा। सेकेंड, रीजनल गवर्नमेंट हो गया। रीजनल यानी कि हर स्टेट्स के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, यानी ऑल स्टेट्स सेपरेटली हैव देयर ओन गवर्नमेंट सेपरेटली, ओके। अब
हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल, नाम है वर्ड यूनिटरी मतलब वन, इसमें एक ही गवर्नमेंट होता है, दो गवर्नमेंट नहीं होता है, सिंगल गवर्नमेंट। अगर सेकेंड डिफरेंस देखें तो फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि आपके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, और जो रिटन है उसी की वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, जो लिख दिया गया वही वैलिड है। तो एग्जाम्पल इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और जो भी चीज़ें रिटन में है हम उसी को सब कुछ मानते हैं, दैट एवरीथिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी रूल एवरी लॉ इज़ टेकन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फेडरल में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था बट यहाँ कोई गारंटी नहीं है, तो मे और मे नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस गवर्नमेंट के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये ज़रूरी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल्स आर ब्रिटेन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं हुआ है, नॉट रिटन। जो भी चीज़ें होती है वो डायरेक्टली होती है, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है, आई मीन रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन फ्रांस में अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर में हम डिवीज़न ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे। डिवीज़न ऑफ पावर में ये जो पावर है वो दो भागों में बटा हुआ है, जैसे मैंने बताया था ड्यूअल गवर्नमेंट से ड्यूअल पावर, डिवीज़न ऑफ पावर डबल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, दूसरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट के पास है। रीजनल गवर्नमेंट जो जिस रीजन का वहाँ दो पावर में बट गया है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नो डिवीज़न ऑफ पावर्स, नो कोई भी पावर का डिवीज़न नहीं है क्योंकि वो अकेला रूल कर रहा है ना। नो डिवीज़न ऑफ पावर्स यानी कि ऑल द पावर्स are vested in the hand of central government. All the powers are vested in the hand of central government. Okay, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सुप्रीम। तो जैसे मैंने बताया था ना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया हम उसको ही फॉलो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्यूशन में यहाँ पे टी यू छूट गया, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे होगा मे और मे नॉट बी। मे बी वाला एग्जांपल बता दूँ तो मे बी सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान रहे, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, उसका एग्जाम्पल है जापान। एंड दूसरी बात हो गई कि जहाँ पे लिखा मे नॉट बी सुप्रीम, जहाँ पे ये नहीं माना जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे चेंजेस भी किए जा सकते हैं और उसको डिनाई भी किया जा सकता है, वो जगह है मे नॉट बी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका एक एग्जाम्पल है ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी नहीं है, इसलिए इसको बदल भी सकते हैं, ब्रिटेन। ओके, वैसे ही हम और चीज़ों के बारे में देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारा क्या क्या पॉइंट्स है डिस्कशन के लिए। तो फोर्थ कर लिया ना हमने, अब फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो हमारे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और इधर अगर पॉइंट देख ले हम, फिफ्थ पॉइंट ही चल रहा है, तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों ही होता है, रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ।
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ पर आप ये कहोगे कि इंडिया में तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, तो वो तो रिजिड हुआ ही नहीं। तो सही है ना, इंडिया एक फेडरल तो है बट वो रिजिड नहीं है, ये इसका एक्सेप्शन है। इंडिया इज़ फेडरल, फेडरल का मतलब होता है रिजिड होना, लेकिन इंडिया तो फेडरल है बट नॉट रिजिड, बट नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट हैव रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा है, तो ये एक्सेप्शन है। ओके, दिस इज एक्सेप्शन, आप यहाँ पे नोट करें, एक्सेप्शन सी होगा, एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का गवर्नमेंट फेडरल है और हम फेडरल के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा, बट इंडिया इज़ फेडरल बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिजिड, सो दिस इज़ अ कंसेप्ट, सॉरी, एक्सेप्शन। नाउ विल सी द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कहता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट लिख देती हूँ कि सही गलत जो भी फैसला सुना है जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ना ही लॉ बनाने वाले का, ना ही लॉ इम्प्लीमेंट कराने वाले का, ना ही कोई और बॉडीज़ का। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मे बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मे नॉट बी, तो मे, ओ माय गॉड, 1 मिनट, और मे नॉट बी का जो एग्जाम्पल है वो पहले दे दूँ, मे बी का एग्जाम्पल दे दूँ। तो मे बी का जो एग्जाम्पल है, रहने देते हैं ना एग्जाम्पल उसका, ऐसे आप समझिए कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भी उसके पास, एंड मे नॉट बी, डायरेक्ट की वर्ड लिख देती, मे बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद एक वर्ड है 7 नंबर। 7 नंबर जो वर्ड है वो बता रहा है कि यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और यहाँ पे होगा यूनिकैमरल भी और बाई कैमरल बोथ ही होगा। मे बी यूनिकैमरलिज्म, जिसका एग्जाम्पल होता है ब्रिटेन। एंड नेक्स्ट वर्ड है मे नॉट बी यूनिकैमरलिज्म, यहाँ पे मुझे बाय लिखना चाहिए था, मे बी बाय कैमरलिज्म। सो यहाँ पे है मे बी बाय कैमरलिज्म एंड उसका एग्जांपल हो गया ब्रिटेन, और मे नॉट भी नहीं लिखती हूँ। अगर बाय कैमरलिज्म नहीं होगा तो यूनिकैमरलिज्म होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मे बी यूनिकैमरलिज्म, और उसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना। तो मे बी बाई कैमरलिज्म बट मे नॉट बी बाई कैमरलिज्म, अगर बाई कैमरलिज्म नहीं होगा तो यूनिकैमरलिज्म हो गया, तो चाइना हो सकता है। अब मीनिंग आपको समझानी है कि बाई कैमरलिज्म होता क्या है। तो बाई कैमरलिज्म मतलब कि 2 हाउसेस होती है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो बाई कैमरल का मतलब हो गया, एक हो गया लोअर हाउस और दूसरा हो जाएगा अपर हाउस। तो यहीं पे हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा, सबसे पहले सीखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद हमने सीखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो यहीं पे आज हम अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हुए इसको कंक्लूड करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।